Guys, go through last lecture notes. आज हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। तो अगर कोई डाउट्स नहीं है तो आप हेडिंग डाल लीजिए। ऑक्सीडेशन में डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस हैं एल्कीन्स में, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसका डिस्कशन बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग करेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स में सबसे पहले लिखिए आप ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस, और ओजोनोलिसिस को भी क्लासिफाई इनटू टू कैटेगरीज। एक को बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, and another is oxidative ozonolysis. ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, अब ये नाम कैसे पढ़े वो सब आपको पता चलेगा। ऑक्सीडेटिव ओजोन, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में जो याद रखने वाले काम है आपका वो ये है कि इसमें एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर ऑब्टेन्ड एज प्रोडक्ट। और ऑक्सीडेटिव तो नाम से ही पता चल रहा है, थोड़ा ऑक्सीडेशन ज्यादा हो रहा है इसलिए ऑक्सीडेटिव को बोल रहे हैं। तो जो एल्डिहाइड्स है ना, आप फ्यूचर के लिए भी याद रखिए कि एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन जो होता है आसान होता है और कीटोन्स का बहुत टफ होता है। तो ये दोनों कंपाउंड्स को आपस में डिफरेंशिएट करता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। एक का ऑक्सीडेशन बहुत आसान है और दूसरा का बहुत टफ है। तो जिसका आसान है वो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और जिसका डिफिकल्ट है वो नहीं ऑक्सीडाइज होगा। तो इसके प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन्स। ये आपके लिए याद रखने वाली चीज है, ठीक है? इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग रिडक्टिव ओजोनोलिसिस शुरू करेंगे। इन बिटवीन कोई डिफिकल्टी आती है तो प्लीज पूछो। सर, यस, कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन एक साथ मिलते हैं या अलग अलग मिलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड और दोनों चीजें, मतलब दोनों साथ में मिल सकते हैं। हो सकता है किसी में कीटोन मिले, कार्बोक्सिलिक एसिड ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है आपका एल्कीन कैसा है, वो सब एग्जांपल्स हम करेंगे। और सर दोनों में कीटोन है तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कौन सा वाला है? रिएजेंट अलग डालते हैं ना, थोड़ा सा डिफरेंस आता है रिएजेंट में। ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव जब लिखा होगा तो आप एरो के ऊपर से समझ जाओगे कि ये ऑक्सीडेटिव है या ये रिडक्टिव है। ओके सर। इसको इरेज करते हैं बेटा, सबने कॉपी कर लिया? यस सर। यस सर। चलिए, तो अब इसमें और सर, यस बेटा, सर कीटोन या एल्डिहाइड्स कौन ऑक्सीडेटिव के लिए ये करते हैं प्रोग्रेस? तुम्हारी बात समझा नहीं, शायद तुम ये कुछ कहना चाहते हो जो मैंने ही बताया वो पूछ रहे हो क्या? एल्डिहाइड्स जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और कीटोन कीटोन ही रहता है। ओके सर।
कुछ और पूछ रहे हो तो मुझे समझ में नहीं आया वाक्य। नो सर, वही पूछ रहा था। अब इसमें सबसे पहले आप लिखो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, इसके बारे में नोट लिखते हैं सबसे पहले तो। First alkene is dissolved. First alkene is dissolved in inert solvent. Alkene is dissolved in inert solvent such as CCl4. Alkene is dissolved in inert solvent such as CCl4 at low temperature, at around -78 degrees Celsius. Low temperature लगभग कितना, -78 डिग्री सेल्सियस। Then ozone is passed into it. Ozone is passed into it. It undergoes cycloaddition. It undergoes cycloaddition to form unstable molozonide. Molozonide नाम अलग अलग अजीब से हैं, तो वैसे इसको याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है, मैं आपको खुद बता दूंगा कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप लिखिएगा then molozonide rearranges immediately to form intermediate ozonide. To form intermediate ozonide. सर ये सेंटेंस रिपीट कीजिए ना। मैंने ऐसा कुछ रिएजेंट बोला नहीं है अभी, मैंने केवल इतना बोला है molozonide rearranges immediately to form ozonide. Look at the screen, it's written. यहां तक सबने लिख लिया तो आगे बढ़े। डन सर। Further we write, then ozonide is treated with reducing agent such as सबसे इंपॉर्टेंट वाला सबसे ऊपर लिख रहा हूं, जिंक H2, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप मानकर चलिए 90% यही पूछता है। जिंक H2O2 भी हो सकता है, या H2O2 से बेटर यहाँ पर H2O2 के बदले CH3COH ये हो सकता है, या फिर इस पे आप लिखिएगा डाइमिथाइल सल्फाइड CH3 होल ट्वाइस, डाइमिथाइल सल्फाइड, या फिर H2 हाइड्रोजनेशन हो जाता है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, वो आप लिख लो। इसके अलावा बहुत कम पूछा गया है C6H5 होल थ्राइस P। आप मानकर चलिए जो सर्कल मैंने किया मोस्टली वही आता है एग्जाम, तो ये लिख लीजिएगा सारे रिएजेंट्स और लिख लेना, तो मुझे इन्फॉर्म करो तो मैं कंटिन्यू करता है नोट को। डन सर। लिखिएगा इसमें फर्दर
टू गिव कंटिन्यूएशन में बड़ा, टू गिव एल्डिहाइड्स एंड या फिर और कीटोन, मतलब दोनों मिल सकते हैं, एक मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन। लिख लिया बेटा सबने? डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन याद है, लिख लिया? यस सर। चलिए, सबसे पहले देखो इसमें डिफिकल्ट चीजें इन डेप्थ एनालिसिस वो सब ठीक है, वो अभी करेंगे, बट मैं आपको पहले आसान तरीका बता देता हूँ, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है स्कोर आना। और ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं, जो मैं आपको स्टाइल सिखाऊंगा उससे सॉल्व हो जाते हैं। तो आप वो स्टाइल, वो ट्रिक आप पहले लिख लो, फिर मैं इन डेप्थ एनालिसिस करता हूँ। उसमें जो भी समझ में आएगा गुड, नहीं आया तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। पहले मैं आसान वाली चीज आपको बता रहा हूँ, कैसे डील करें रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में, ठीक है? तो इसको आप ऐसे सोचकर चलिए कि मान लीजिए कि कोई एल्कीन दिया हुआ ये ऐसा, और एरो में तुमको O3 दिख रहा है, हो सकता है सॉल्वेंट तुमको ऐसा दे दे, तो लिखा है ठीक है, नहीं भी लिखेगा इट्स ओके, ओजोन हमारे लिए मैटर करता है। जिंक कॉमा H2O दे सकता है, यहाँ पर CH3 होल ट्वाइस S दे सकता है। ऐसा अगर मिले तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हारा पूरा फोकस इस डबल बॉन्ड पे होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए बेटा? C डबल बॉन्ड से, और एक से ज्यादा है, मतलब अगर कई सारे डबल बॉन्ड है तो सब में फोकस होना चाहिए तुम्हारा। और करना क्या है, इस डबल बॉन्ड को बस तुम्हें एक्सटेंड कर देना है, ब्रेक कर देना है, और थोड़ा सा सेपरेट कर देना है। इनमें ओ ओ लगा देना है, और प्लस का साइन बीच में, प्लस इसलिए कि दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, है ना? बाई चांस अगर इधर से कनेक्टेड हो तो एक ही मिलेगा, फिर प्लस नहीं लगाना है। मैंने एकदम सिंपल तरीका आपको बताया, फोकस ऑन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, और ओ रख दो, तुम्हारे दो प्रोडक्ट्स तैयार हो गए। तो देखो, अगर इसको मैं ब्रेक करूं तो क्लियरली मेरे को आंसर आएगा ये। क्या तुम सब इस बात को समझ पाए? किसी को कोई कंफ्यूजन? अब ये तुम्हारा CO एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, अब हमें नहीं मालूम है। यहाँ H होगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा, यहाँ दोनों एल्काइल होंगे तो कीटोन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको एल्डिहाइड्स और कीटोन्स मिल गए। कई बार आपको उल्टा पूछता है, दे विल गिव यू द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोडक्ट्स, और आपको स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन पूछेगा, तो बस मर्ज कर देना है। पास पास लेकर आओ CO को, वो हटा दो और डबल बॉन्ड को मर्ज कर दो, आपका एल्कीन बन जाएगा। तो इट डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग, अकॉर्डिंगली यू हैव टू बिहेव। ये आपका आंसर निकालने का एकदम आसान सा तरीका है। कुछ भी आपको दे दे, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3, मान लो ये दिया हुआ है, तो क्या करोगे, इसका ओजोनोलिसिस कराना है, ये तोड़ दोगे, ओ रख दो, ये लो, आपको ये प्रोडक्ट मिला, और यहाँ पर ये प्रोडक्ट मिलेगा। मैंने टेढ़ा करके लिख दिया, क्योंकि इसी तरह एग्जाम में मिलेगा ना, ऐसा थोड़ी ना तुम्हारी डिजाइन में ही पूरी चीज बनी हुई मिलेगी। तो वो उसको लेफ्ट राइट कुछ भी करके दे, तुम्हारे लिए आंसर वही होना चाहिए। क्या सब कुछ समझ में आ गया? यस सर। यस सर। Yes, sir. इसको कॉपी कर लो बेटा, पहले ये स्टाइल अपने वे में लिख लो, जैसा तुमको चाहिए उस स्टाइल से इसको लिख लो।
सर हम्म, सर अगर मोर देन वन डबल वन हुए तो सर में यही सेम करना है। सब में इसी स्टाइल से। अब वो तुमको कितने प्रोडक्ट्स टोटल मिलेंगे वो तो उस टाइम पे रिएक्शन उस पे स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। जहां जहां से ब्रेक होगा वहां वहां से प्रोडक्ट्स बढ़ जाएंगे। ओके सर। डन सर। मैं इधर कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, आप ट्राई करो बेटा। या क्वेश्चन पहले क्वेश्चन दूं या आपको इन डेप्थ एनालिसिस पहले समझना? पहले क्वेश्चन दे देता हूँ। ऐसा सॉल्वेंट बदल बदल के दे सकता, कोई टेंशन नहीं लेना आप। मैं भी जानबूझकर इस तरह से चेंज कर रहा हूँ। चलो फटाफट आंसर बताओ बेटा।
यू कैन शेयर योर आंसर बेटा। व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करिए। ठीक है, आंसर भेजा बेटा। गुड। बाकी बच्चे भी भेजें बेटा। अभी तो आप सब कह रहे, तो आपको समझ में आया कितना आसान तरीका आपको बता दिया ब्रेक करने का। इससे आसान क्या होगा। बाकी बच्चे भी शेयर करें। नहीं हो पा रहा तो आप बताइए, आई कैन सॉल्व दिस। वेरी गुड बेटा। आंसर सब लोग भेजो बेटा। इट्स नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग, इट्स अबाउट पार्टिसिपेशन। वेरी गुड। देखो, बड़ा आसान है। मैंने जैसे बताया, इसको ब्रेक कर दो और ओ रख दो दोनों तरफ, तो इधर आएगा CH3CH। वैसे नाम भी याद होना शुरू हो जाना चाहिए। इसका नाम एसिटाल्डिहाइड है। ठीक है, इथेनॉल भी इसको बोल सकते हैं, एसिटाल्डिहाइड। और उधर से क्या मिलेगा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड ऐसा। तो इसको हम लोग बोलते हैं HCHO। HCHO क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है बेटा, मीथेनॉल भी बोलते हैं। इस वाले में क्या करोगे, यहाँ ब्रेक करोगे। और जब यहाँ ब्रेक करोगे तो पहले तो आप स्टाइल वही रख दो, ताकि आपसे कोई मिस्टेक हो तो पता चल जाए। इधर CH2 है, फिर एक CH2 है, फिर एक CH2 है, फिर एक CH2 है। और CH2 के बाद जो कार्बन है वो C डबल बॉन्ड ऐसे होल्ड करेगा। मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया होगा। अब इसको हो सकता है एग्जाम में वो सीधा सीधा बनाकर देगा, इसमें कोई डिफिकल्टी तो है नहीं। इसमें इस तरह से 2 बार ब्रेकिंग, यहाँ पर 2 जगह ब्रेकिंग होगी। तो एक प्रोडक्ट तो इधर से मिलेगा जो आपका बड़ा सिंपल है,
CH डबल बॉन्ड दो, CH डबल बॉन्ड दो, प्लस उधर से क्या मिलेगा बेटा, CH डबल बॉन्ड दो और फिर CH2 और फिर CH डबल बॉन्ड दो। इस तरह से आपका प्रोडक्ट मिलेगा। इसको भी कॉपी कर लो बेटा। और सर वो दोनों साइमल्टेनियसली टूटेगा हाँ, और एक एक करके नहीं करेंगे? नहीं वो ओजोन लेसिस पूरा ही हो जाता है। डन सर। Then, अब मैं आपको इसका जो पूरा मैकेनिज्म है वो बता देता हूँ, फिर आपको वापस इसी इजी वाली स्टाइल में लेकर आऊंगा। इसको पूरा आप मैकेनिज्म ध्यान से देख लो, बट इसको लेके इमोशनल नहीं हो, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस, बट इस पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, तो इसको लेकर टाइम वेस्ट मत कर देना अपना, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक एल्कीन ऐसे चूज किया, आप कुछ भी इसमें ले सकते हो, मैंने आर डैश, आर डबल डैश, आर ट्रिपल डैश इस तरह ले लिया, और ओजोन का ये स्ट्रक्चर होता है ऐसा। अब इनका जब इंटरेक्शन होता है, तो एज वी नो, एक साइड इलेक्ट्रोफिलिक होगी, एक न्यूक्लियोफिलिक। तो मान लो ये ऐसे अटैक करेगा तो ये ऐसे शिफ्ट होगा, ये इधर आएगा, ये ऐसे, ये सब नॉर्मल एरोस बनाना आपके लिए हो गया होगा। इसके बाद आप इसका इंटरेक्शन के बाद पूरा स्ट्रक्चर बना लो। तो आर आर डैश, यहाँ सिंगल बॉन्ड बनेगा, बचेगा, इधर आर ट्रिपल डैश, और यहाँ आप जोड़ दो ओ ओ ओ। इसको कहते हैं बेटा मोलोजाइट, ठीक है, मोलोजाइट। ये जो स्ट्रक्चर तुमको मोलोजाइट दिख रहा है, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, ऐसा लिखा हुआ है। तो कई सारी बुक्स में हो सकता है ये एक्सप्लेनेशन में दिया ही ना हो, ठीक है। हो सकता है तुम्हारी जो बुकलेट है उसमें भी देखो, हो सकता है ये ना दिया हो। करना क्या है, अब इसके तुम्हें जो याद रखना है वो एक्चुअली में ये वाला स्ट्रक्चर है जो मैं अब बना रहा हूं। इसको ओजोनॉइड कहते हैं, इसको कहते हैं ओजोनॉइड। ऐसा ये घर टाइप का स्ट्रक्चर आपको इस तरह से याद रखना है, इसको ओजोनाइट कहते हैं, ठीक है। आप ये बीच वाली चीज स्किप भी कर सकते हो। नाउ इट इज बिलीव्ड कि ये जो मोलोजाइट बना है ना, ये रीअरेंज होता है। तो रीअरेंज होने के लिए ये अपने को पहले ब्रेक कराता है, फ्रेगमेंट्स बनते हैं। मैं स्ट्रक्चरली इसको दिखा दे रहा हूँ कैसे फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं। तो ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे देगा, ये जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे देता है। तो फ्रेगमेंट्स इसके बनते हैं आर। ये आपको याद रखना पड़ेगा वरना आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। ये O यहाँ पर आएगा, इस तरह का O माइनस दिखेगा, यहाँ O पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बन गया, R डबल डैश, R ट्रिपल डैश। और ये होने के तुरंत बाद फिर अटैक हो जाता है। देखो ये कीटोन की तरह या एल्डिहाइड की तरह बिहेव करेंगे, तो कोई भी जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो अटैक करेगा। फिर सोचो ये ऑक्सीजन भी न्यूक्लियोफाइल बन करके इस कार्बन पे अटैक करेगा,
ये आगे शिफ्ट होगा तो देखो कार्बन का ऑक्सीजन का प्लस भी न्यूट्रलाइज हो गया और इनकी कनेक्टिविटी भी हो गई, और इसको जब तुम ठीक से अटैच कराओगे तो तुम्हें ओजोनाइड नजर आएगा। ध्यान से देखो तो वो स्ट्रक्चर से नीचे वाला ही बन रहा है, समझ में आया? फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराते थे। ये ओजोनाइड जब बन जाता है तो इसका हाइड्रोलिसिस होता है, H2O और जिंक वगैरह। तो ये जो जिंक होता है ना, ये इस ऑक्सीजन को पिक करता है, इतना पार्ट ऐसा ब्रेक होता है। तो जिंक को हम बोलते हैं कि जिंक इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिंक खुद अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, जो सामने वाले को रिड्यूस करता है वो खुद को ऑक्सीडाइज करता है, और तो बाकी हिस्सा जो बच गया वो आर डैश सी के साथ O बचा तो डबल बॉन्ड वैलेंसी सेटिस्फाई करेगी उसकी, आर डबल डैश आर ट्रिपल डैश सी डबल बॉन्ड हो। इस तरह के आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। एकदम सिंपल सा तरीका है। बाकी अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स लगता है तो इसको स्किप भी कर सकते हो। हाँ, ओजोनाइड आप याद रखना कि एक इंटरमीडिएट बनता है प्रोसेस में। कॉपी कर लो बेटा इसको। डन सर। वेट सर। डन सर। अब एक क्वेश्चन लिखिएगा बेटा, देखते हैं आंसर आप निकाल पाते हो। लिखिएगा, a hydrocarbon C7H12 C7H12 on ozonolysis gives a mixture. Hydrocarbon C7H12 on ozonolysis gives a mixture of methanol, propanediol and propanone. Methanol, propanediol and propanone. What is the structure of hydrocarbon? सर प्रोपेन डायल के बाद Propanediol
और दोबारा बोल रहा हूँ, मिथेनल, प्रोपेनडाइल एंड प्रोपेनोन। सर फिर लास्ट लाइन क्या था? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन?
क्या सबने सोच लिया? यस सर। देखिए, सबसे पहली चीज तो जो जो कंपाउंड्स आपको दिए हुए हैं उनको एनालाइज करो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रोपेन डाई अल लिखा है, इसका मतलब दो उसमें जब CHO आए हुए हैं तो वो दो अ, किनारे पे तो नहीं हो सकता उसका डबल बॉन्ड, उसका डबल बॉन्ड कहीं बीच में होगा, तभी तो वो दो तरफ से ब्रेक होकर के एक प्रोडक्ट मिल रहा है। तो आप ऐसा इमेजिन करो, जैसे मैंने मिथेनॉल लिखा तो उसको मैं ऐसे लिख दूंगा, है ना। प्रोपेन डाई अल को मैं बीच में लगा दूंगा, क्योंकि दो है तो एक इधर इस किनारे पे आएगा और एक उस किनारे पे जाएगा। आई होप आप समझ पाए। प्लस मैं इधर लगा दूंगा उसको एसीटोन को, तो C डबल बॉन्ड, प्रोपेनोन को एसीटोन भी कहते हैं बेटा। ये तो अब इनको मर्ज कर दो, ऐसा इसको मर्ज कर दो, इसको मर्ज कर दो और आंसर लिख दो। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड और इधर CH3 इधर CH3। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ऑल्दो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वगैरह निकाल सकते हो, बट उसकी कोई खास जरूरत पड़ती नहीं है, सॉल्व हो जाता है इसमें क्वेश्चन। मतलब जो प्रोडक्ट्स दिए उसके बेसिस पे लगभग हो जाएगा। ठीक है, फिर भी आप मैच करा लो बाद में, कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन है। किसी को कोई डाउट है बेटा? क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा बेटा, कॉपी कर लिया सब? यस सर। यस सर। लिखिएगा। Find the structure of hydrocarbon which on ozonolysis gives. Find the structure of hydrocarbon which on ozonolysis gives. अच्छा, ozonolysis में अगर कुछ नहीं लिखा तो रिडक्टिव मान लेना, ठीक है बेटा। Gives ethane diol, acetone and acetaldehyde. Ethane diol, acetone and acetaldehyde। सबने लिख लिया बेटा? फटाफट सोचिए।
हो गया बेटा? यस सर। स्ट्रक्चर ऑफ एसीटोन बेटा ये होता है, अभी तो बताया था मैंने कि प्रोपेनोन को एसीटोन भी कहते हैं, तो इसलिए ये छोटी छोटी चीजें लिखा करो, सुनना बहुत जरूरी है। हो गया? डिस्कस कर लें। यस सर। देखो, सबसे पहले तो जो जो दिया हुआ एसिटाल्डिहाइड दिया है उसको लिख लो, जो जिनमें एक एक है उसको किनारे किनारे लिख दो। एसीटोन है तो उसको आप थोड़ा सा घुमाकर ऐसा लिख दो, और जो तुम्हारा इथेन डाइल है इसको ऐसे बीच में डाल दो, ऐसा, फिर मर्ज करा दो। हो गया आपका आंसर। CH3CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH और C इधर CH3। देखो, किसी को कोई डाउट है बेटा? एक डबल बॉन्ड यहाँ छूट गया शायद, ऐसा। एनी डाउट? सब क्लियर है? यस सर। चलो, अब आप लिखिएगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। इसमें लिखिएगा ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ozonoid is simply treated with H2O, simply treated with H2O और H2O2। यानी क्या एब्सेंट हो गया बेटा? जिंक। समझ गए? सिंपली H2O और H2O2। ठीक है, इसमें लिख लीजिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड कीटोन्स आर ऑब्टेन्ड। Carboxylic acids and ketones are obtained depending on the structure. अब इसमें देखो CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 ऐसा दिया हुआ है मान लो, और तुमने ओजोनोलिसिस के लिए पहले ओजोन डाला, फिर H2O डाल दिया या H2O2 लिख लिया, कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो दोनों में से। फिर आपको करना क्या, उसी स्टाइल में ब्रेक कर दो,
इधर से एल्डिहाइड मिलता, लेकिन उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करा दो तुम, CH3COH बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। उधर तो कीटोन मिल रहा तो उसको एज सच लिख दिया। आई होप आप समझ गए होंगे। कॉपी कर लो बेटा। सर दोनों साइड CO कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों नहीं मिलेगा? कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, लिखा तो था कीटोन का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होता है, वो नहीं टूटता है। इसमें देखो ना, उतने ही कार्बन एटम्स का एल्डिहाइड, उतने ही कार्बन का एसिड। अब इसमें कैसे तुम एसिड बनाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। इसकी वैलेंसी तो ऑलरेडी 4 हो गई ना, कैसे हटाओगे, कोई एच है ही नहीं इसके पास। समझे ना। यस। अच्छा, इसमें इसको हटा दे बेटा, कॉपी कर लिया सबने। यस सर। इसमें इतना क्वेश्चन आता नहीं ऑक्सीडेटिव पे। अब आप इसमें अलग से थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखिएगा, ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन रिंग, ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन रिंग, इसको अलग से हाईलाइट करिएगा। मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में देता हूँ, आप ट्राई करिए। ये बेंजीन है, इसका ओजोनोलिसिस लिखिए। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का मैं आप पूछ रहा हूँ, और कुछ नहीं सोचना है। एक इसका आंसर लिखिए, एक इसका। ये टॉलुइन है बेटा। और शेयर करिए आंसर, लेट्स सी क्या किसको आता है। ये डाइमिथाइल बेंजीन है। फटाफट सोचिए। देखो बेटा, ये जो बेंजीन रिंग वाले क्वेश्चंस हैं, ये थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं सबसे ये इंपॉर्टेंट है, इसको इससे डील करता हूँ, फिर बाकी आपको आप खुद ही आ जाएगा आराम से। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब तक डबल बॉन्ड नहीं बनाओगे, आपका प्रोडक्ट नहीं बनने वाला। अब डबल बॉन्ड आप दो तरीके से बना सकते हो। एक ऐसा
और एक पॉसिबिलिटी इसमें ऐसी आती है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। इसमें 2 स्टाइल का डबल बॉन्ड बन रहा है। एक्चुअली बेंजीन रिंग के जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उसमें 2 रिजल्टिंग स्ट्रक्चर्स को हम प्रिंसिपल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, जिनमें चार्जेस नहीं होते। तो वो यही 2 हैं। बेंजीन रिंग पे केवल फोकस करो, ये 2 स्ट्रक्चर हैं। अब नॉर्मल अगर बेंजीन होता तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप उसको तोड़ोगे तो आपका डबल बॉन्ड इधर उधर लेफ्ट राइट खिसक भी जाएगा, तो भी प्रोडक्ट आपको यही मिलने वाला है। क्या आप सब मेरी इस बात से समझ पा रहे हो बेटा? 3 मॉलिक्यूल्स उसके मिल जाएंगे। लेकिन जब तुम इसमें वही काम करोगे ना, तो इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि जब तुम ये वाला चीज ब्रेक करोगे तो तुमको जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे उनमें ये इसका जो है एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल इसके मिलेंगे और CHO का एक मॉलिक्यूल मिलेगा। लेकिन जब तुम इसका ब्रेक करोगे तो तुम्हें एक मॉलिक्यूल इसका मिलेगा और 2 मॉलिक्यूल मेरे ख्याल से मिलेंगे CHO वाले। क्या सब बच्चे समझ पा रहे हैं बेटा? यस सर। ठीक है, तो जब कभी तुम्हारे साथ ऐसी सिचुएशन आए तो दोनों के प्रोडक्ट्स लिखना, फिर टोटल देखना उनका और एक रेशियो हाईलाइट करना। क्या रेशियो हाईलाइट करोगे कि इसका ओजोन लिसिस जब होता है तो आपको 3 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, एक CHO, एक मिल रहा है तुम्हें CH3C डबल बॉन्ड O CHO, और एक मिल रहा है CH3CO CH3। किस रेशियो में? 3:2:1। अब क्वेश्चन वो इसी स्टाइल में भी पूछ सकता है, हो सकता है आपसे किसी ऑप्शन में रेशियो पूछ ले, हो सकता है मोर देन 1 का टाइप का क्वेश्चन बना दे और डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑप्शंस में लिख दे। तो कैसा भी क्वेश्चन पूछे, इट विल बी इजी फॉर यू टू आंसर। समझ में आया बेटा? तो आपको दोनों प्रिंसिपल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स लिखने हैं, दोनों का क्लीवेज कराना है, और प्रोडक्ट्स जितने भी बनेंगे वो सब एक्सेप्ट करेंगे और एक रेशियो के फॉर्म में लिख लो। आप कॉपी कर लो बेटा। ये बेटा Then sir.
अब आप लिखिएगा जो दूसरा ऑक्सीडेशन प्रोसेस है इसको आप ऐसा लिखिएगा बेयर्स रिएजेंट। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन विद बेयर्स रिएजेंट, ऐसा कर। और बेयर्स रिएजेंट होता क्या है? कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, ये एक्चुअली पर्पल कलर का होता है। और आफ्टर रिएक्शन, ये टेस्ट के फॉर्म में भी होता है बेटा, आफ्टर रिएक्शन कलर डिसअपियर्स। और एक सोल्यूशन का कलर डिसअपियर होता है और एक MnO2 ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है। ये तो ये इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन दी कंपाउंड, यानी ये अनसैचुरेशन का टेस्ट है। तो इसको हाईलाइट कर लो, फिर मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ। इन बिटवीन कोई डाउट होता रहे तो पूछते रहिए बेटा। अब आप इसमें रिएक्शन लिख लो बेटा। पहले मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ, फिर उसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म, वैसे उसकी कोई खास जरूरत नहीं है बट फिर भी मैं आपको बता दूंगा। इसमें आप ऐसा सोच के रखिए कि जैसे मान लीजिए कि एल्कीन अगर ऐसा दिया हुआ है एंड उसमें रिएजेंट आपने डाल दिया कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, तो आपको क्या करना है, सीधे ये जो दो डबल बॉन्ड कार्बन एटम्स है ना, इनमें OH लगा दो, ऐसा, बस और कुछ नहीं। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ विसिनल ग्लाइकॉल। विसिनल ग्लाइकॉल क्या होता है बेटा? 1,2 डाइऑल। फर्स्ट और सेकंड कोई मतलब एडजेसेंट पोजीशन को 1,2 बोलते हैं, कोई IUPAC वाला 1,2 नहीं है, एडजेसेंट पोजीशन का 1,2 होता है, समझ गए? तो विसिनल ग्लाइकॉल इसमें बनता है, ये आपको लिख के रखना है।
कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। अब इसमें मैकेनिज्म आप लिख लो, लेकिन इतनी कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं है इस मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में करना क्या बेटा, जैसे ये आपको दिया होता है कोई एल्कीन, तो जो KMnO4 होता है, K प्लस है वो तो मेटल, उसको बाहर कर दो, जो रिमेनिंग पार्ट है उसको आप ऐसे लिख सकते हो। और ये जो ऑक्सीजन है ना MnO4 की, यही एक्चुअली में कार्बन के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जो डबल बॉन्ड कार्बन एटम्स है। आप एरोस किधर से भी किधर दिखा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब एक जैसा ही लगेगा तुमको। तो जैसे मान लीजिए कि आपने इधर दिखाया, तो ये शिफ्टिंग इधर हुई, ये ऐसे इंटरैक्ट करेगा, ये इधर, ये इधर। एरोज एक बार आपने बना लिए, उसके बाद सीधे आप इधर Mn, फिर डबल बॉन्ड ऐसा। इसको बोलते हैं साइक्लिक इंटरमीडिएट। ये अपना साइक्लिक इंटरमीडिएट, इसको हम लोग ये साइक्लिक मैग्नेट एस्टर भी बोलते हैं। साइक्लिक बाद जब तुम इसका बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो बेसिक कंडीशन तो है ही है, ये ब्रेक कर दो, ये ब्रेक कर दो, तो तुमको जो मिल रहा है ऊपर आप देखोगे तो OH OH बच जाएगा ऐसा। ठीक है, तो ये एक मैकेनिज्म इसका है, आप कॉपी कर सकते हो। इतना कुछ खास ऐसा इंपॉर्टेंस है। हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है कि दोनों OH जो होते हैं वो एक ही साइड से जाते हैं, इसको सिन एडिशन कहते हैं। और याद होना चाहिए आपको, सिन एडिशन का स्टाइल, वो सब जो 3 लेटर वर्ड्स बताए थे वो सब एप्लीकेबल हो जाते हैं। डन सर। हो गया ना? अब इसमें जो इस ये वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। इसमें दूसरा एक और है, उसको उसके लिए नोट लिख दो, तो इतना ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आप सब कुछ कवर कर लोगे। क्योंकि आप जबरदस्ती खूब सारा लिख करके और याद नहीं रख पाओगे तो भी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आप एक नोट लिखिएगा, जो एक सिमिलर रिएक्शन को आपको एक्सप्लेन कर देगा। लिखिएगा, similar kind of syn hydroxylation of alkene, similar kind of syn hydroxylation of alkene can be achieved can be achieved can be achieved
कैन बी अचीव्ड बाय OSO4। OSO4 इसको बोलते हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड बेटा, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, इसका नाम है ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के लिए Na2SO3 या NaHSO3 लेते हैं हम लोग, इसको सोडियम सल्फाइड बोलते हैं। तो अगर ये टोटल आप लोगे, मतलब ये ऐसा दिया होगा, ऊपर आपको लिखा होगा OSO4 और नीचे लिखा होगा Na2SO3H2, ऐसा, ठीक है। और इधर आप डाल सकते हो उसी तरह का, मतलब एल्कीन आपने जैसे लिया तो प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, इट विल बी इजी फॉर यू नाउ टू आंसर। OH लगा दो, OH लगा दो, ठीक है। ये आप लोग, ये भी वही सिन है, आप वो तो पहली हेड जो आपने नोट स्टार्ट किया वहीं पे क्लियर हो गया कि वो सिन है। वन सर। इसका भी आप उसी तरह से हल्का सा मैकेनिज्म लिख लो। OSO4 है तो जैसे MnO4 था, OSO4 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, उसी स्टाइल में इसको लिख दो आप। वो MnO4 माइनस था, इसलिए वो सिंगल बॉन्ड O माइनस बना, बट यहाँ पर OSO4 है, तो इसमें भी उसी स्टाइल से आप जो इंटरेक्शन है वो दिखा सकते हो, राइट। तो इसका फिर इस तरह से सिंगल बॉन्ड ऐसा, यहाँ ऑक्सीजन OS, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर इस ये हो गया ओस्मियम टेट्राऑक्साइड का अटैक। फिर आपका हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट, तो इसमें सिंपली आपको केवल ये देखना है कि इधर से ये हटा देना, ये हटा देना है, और जो OH आपको केवल ऐसा लगा देना है। इसको आप डन सर। डन ना बेटा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी एक ऑक्सीडेशन जो है वो पेरोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड का, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन उसको बोलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वो फिर रह जाएगा, उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप रिवाइज कर लीजिएगा जो भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अभी कोई खास होमवर्क वगैरह नहीं है, लेकिन पिछला अगर जो भी तुम्हारा रह गया हो
उसको आप जरूर कंप्लीट करें। थैंक यू बेटा, गुरु पूर्णिमा।